चलिए आज एक बहुत ही गंभीर मामले की पुलिस जांच को करीब से समझते हैं। महाराष्ट्र के अमरावती में एक केस सामने आया है और हम इसी केस के जरिए देखेंगे कि जब कोई बड़ा जुर्म होता है तो कानून कैसे अपना काम शुरू करता है। मतलब इन्वेस्टिगेशन के जो शुरुआती सबसे जरूरी कदम होते हैं वो क्या होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये मामला आखिर है कितना बड़ा। देखिए, जो इल्जाम लगे हैं वो सच में चौंकाने वाले हैं। शुरुआती जानकारी के हिसाब से करीब करीब 180 नाबालिग लड़कियों को निशाना बनाया गया। सोचिए, 180, ये नंबर ही अपने आप में इस केस की गंभीरता बताने के लिए काफी है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। इस मामले में जो डिजिटल सबूत हैं उनकी संख्या भी बहुत बड़ी है। कहा जा रहा है कि 350 से भी ज्यादा वीडियोस बनाए गए थे। अब आप समझ सकते हैं कि इससे ये केस कितना संगीन हो जाता है और हाँ, जांच के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाता है। तो चलिए अब इस केस की जड़ में चलते हैं। आखिर ये पूरा मामला है क्या और मोहम्मद अय्याज पर आरोप क्या लगे हैं। समझते हैं कि वो कौन से इल्जाम थे जिनके सामने आने के बाद पुलिस हरकत में आई। तो देखिए, आरोप ये है कि ये एक मल्टी लेयर्ड क्राइम है, मतलब कई परतों वाला जुर्म। आरोपी मोहम्मद अय्याज पर इल्जाम है कि उसने नाबालिगों को, जिसे कहते हैं लव ट्रैप, उसमें फंसाया, फिर उनके अश्लील वीडियोस बनाए और उन्हीं वीडियोस का इस्तेमाल करके उन्हें ब्लैकमेल किया गया। और तो और उन्हें वेश्यावृत्ति में धकेलने की कोशिश भी की गई। ठीक है, तो आरोप इतने गंभीर हैं ये तो हमें समझ आ गया। लेकिन अब सवाल ये है कि ऐसे मामलों में पुलिस की जांच असल में शुरू कैसे होती है। मतलब वो पहला ट्रिगर पॉइंट क्या होता है जिसके बाद पूरा पुलिस डिपार्टमेंट एक्शन में आ जाता है। इस केस में जो सबसे पहला कदम था वो एक औपचारिक शिकायत थी। राज्यसभा के सांसद अनिल बोंडे ने पुलिस को एक मेमोरेंडम दिया और उन्होंने सिर्फ शिकायत ही नहीं की बल्कि ये चेतावनी भी दी कि अगर एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी नहीं बनाई गई तो वो एसपी ऑफिस के सामने धरना देंगे। देखिए, जब कोई सांसद या कोई बड़ा पब्लिक फिगर ऐसे मामला उठाता है तो पुलिस पर तुरंत और सही तरीके से एक्शन लेने का दबाव बढ़ जाता है। और ये दबाव सिर्फ राजनीतिक स्तर पर ही नहीं था। जो लोकल मुस्लिम कम्युनिटी के लोग थे वो भी पुलिस स्टेशन पहुंचे। उनकी भी यही मांग थी कि आरोपी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। तो जब समाज भी एक साथ खड़ा हो जाता है तो ये एक बहुत मजबूत मैसेज देता है कि लोग इस मामले को लेकर कितने गंभीर हैं और न्याय चाहते हैं। तो एक तरफ से औपचारिक शिकायत आई, दूसरी तरफ से समाज का दबाव। इसके बाद पुलिस ने तेजी से एक्शन लिया। तो चलिए अब देखते हैं कि शिकायत से लेकर आरोपी के हिरासत में जाने तक क्या क्या हुआ। ये जो स्टेप्स हैं ये किसी भी बड़ी जांच की बुनियाद होते हैं। सबसे पहले पुलिस को एक फॉर्मल मेमोरेंडम दिया गया। इसके फौरन बाद सस्पेक्ट मोहम्मद अय्याज को गिरफ्तार कर लिया गया। फिर उसे कोर्ट के सामने पेश किया गया, जहां से कोर्ट ने उसे 7 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया ताकि पूछताछ हो सके। और सबसे जरूरी, आरोपी का मोबाइल फोन जब्त कर लिया गया। ये फोन जब्त करना बहुत जरूरी था क्योंकि इस पूरे केस का सबसे बड़ा सबूत तो शायद उसी फोन के अंदर है। तो ठीक है, आरोपी अब पुलिस की हिरासत में है और जो सबसे जरूरी सबूत था यानी उसका फोन, वो भी पुलिस के पास है। अब आते हैं इन्वेस्टिगेशन के अगले फेज पर। मतलब पुलिस अब इन सबूतों का क्या कर रही है, जांच की दिशा क्या है। तो अब जांच कई एंगल से एक साथ चल रही है। सबसे पहला काम तो जब्त किए गए मोबाइल फोन को पूरी तरह से खंगालना है ताकि उन वीडियोस को रिकवर किया जा सके। दूसरा, पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या इस काम में आरोपी अकेला था या फिर इसके पीछे कोई बड़ा गैंग या सिंडिकेट काम कर रहा है। तीसरा, साइबर सेल की मदद ली जा रही है ये ट्रेस करने के लिए कि अगर वीडियोस ऑनलाइन शेयर हुए हैं तो वो कहां तक फैले हैं। और इन सबसे जरूरी, बरामद सबूतों के आधार पर सभी विक्टिम्स की पहचान करना। अच्छा, तो अगर हम एक नज़र में देखें कि केस का स्टेटस अभी क्या है, तो आरोपी का नाम है मोहम्मद अय्याज। वो 7 दिन की पुलिस कस्टडी में है। जो सबसे अहम सबूत है वो है उसका जब्त किया हुआ मोबाइल फोन। और जांच कौन कर रहा है? अमरावती पुलिस और उनकी साइबर सेल। मतलब पूरा मामला अभी कानूनी प्रक्रिया के तहत आगे बढ़ रहा है। तो देखिए, जांच का जो पहला फेज था वो तो लगभग पूरा हो चुका है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि काम खत्म हो गया, बल्कि असली काम तो अब शुरू हुआ है। आगे का रास्ता काफी मुश्किल है और इन्वेस्टिगेटर्स के सामने कई बड़े सवाल खड़े हैं। ये पूरा केस हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि डिजिटल सबूत तो मिल गए हैं, फोन भी कब्जे में है, लेकिन असली चुनौती क्या है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि इन सबूतों के आधार पर जांच करने वाली टीम उस पूरे नेटवर्क को कैसे बेनकाब करेगी जो शायद इसके पीछे हो।
और सबसे अहम, 180 से ज़्यादा जो संभावित पीड़ित हैं उन तक पहुंचकर उनके लिए न्याय कैसे सुनिश्चित किया जाएगा। ये केस डिजिटल क्राइम और असल दुनिया में उसके असर का एक बहुत ही गंभीर उदाहरण है, और इसका अंजाम देखना अभी बाकी है।